हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम एग्जाम पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए इनिशिएटिव के साथ। आज से हम लोग डेली पीआईबी एनालिसिस करेंगे शाम को 6 बजे। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे आती है और पीआईबी एनालिसिस हमारा शाम को 6 बजे आता है। तो ये दोनों वीडियो जिसने देख ली, मेरे ख्याल से जनरल अवेयरनेस सेक्शन उसका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि डेली करंट अफेयर्स में होता है, हमारी पीडीएफ इंग्लिश में रहती है, हालांकि एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहता है। सेम वैसे ही हम लोग पीआईबी में करेंगे। साथ ही आप मॉक टेस्ट भी जाके सॉल्व कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस के, जो कि अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। हालांकि इनरोलमेंट करना पड़ेगा, वो बात अलग है। 499 का इनरोलमेंट है मॉक टेस्ट के लिए। देखते हैं, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं हर चीज की। तो पीआईबी में भी हम लोग एमसीक्यू बेस्ड ही प्रिपरेशन करेंगे ताकि इजिली समझ में आए और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी समझ में आए। आज की शुरुआत है तो देख लीजिए। उमलिंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, हाल ही में चर्चा में था। आपको बताना कहां पे स्थित है। तो उमलिंगला पास ये स्थित है लद्दाख में। कहां पे है? लद्दाख में। चर्चा में क्यों था? हाल ही में वर्ल्ड की पहली सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन नॉर्दर्न हिमालयन पासेस से गुजरी है। तो अभी तक नॉर्दर्न हिमालयन पासेस से कोई भी सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन कभी नहीं गुजरी है। वर्ल्ड में पहली बार ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो इसको गुजारा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट वुमेन बाइकर कौन है जिन्होंने सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन को कंप्लीट किया है। तो कंचन उगुर संधी वर्ल्ड की फर्स्ट सोलो वुमेन बाइकर हैं जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। ये जो आपकी सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन थी, नॉर्दर्न हिमालयन के 18 पास से गुजरी, 18 जो दर्रे थे उनसे गुजरी। उसमें सबसे खास था आपका लद्दाख का उमलिंगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इसीलिए चर्चा में था। हालांकि कंचन जी ने 3187 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की नई दिल्ली से लद्दाख तक। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड की फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन कौन पहली महिला बन गई है जिसने कंप्लीट किया है? कंचन उगुर संधि ने। राजनाथ सिंह जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और इसको समाप्त किया है दो लोगों ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन। तो इन दो लोगों ने इसको समाप्त किया है। नाम याद रखिएगा, कंचन उगुर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या और श्रीलंका के लिए हाल ही में वीट की एक जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है भलिया वैरायटी। इसका पहला शिपमेंट किस राज्य से निकला है? तो हाल ही में गुजरात से भलिया वीट वैरायटी का जो जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है वीट की, उसका पहला शिपमेंट निकला है। भलिया वीट वैरायटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गुजरात की वीट वैरायटी है। हाल ही में इसका पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका के लिए गया है। भलिया इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुजरात के भैल रीजन में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार जीआई सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। हाई प्रोटीन कंटेंट इसको दिया गया है। तो जीआई सर्टिफिकेट मिल चुका है। जो आनंद यूनिवर्सिटी है गुजरात की, उसको दिया गया है जीआई सर्टिफिकेट इसके लिए। मेरे ख्याल से 2018 के आसपास मिला था। इतना डीप तो आपसे नहीं पूछेंगे। भलिया आपकी वीट वैरायटी पूछेंगे, गुजरात का है। खास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? खास रेनफेड रीजन में इसको कल्टीवेशन किया सकता है। इरिगेशन और कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती है। गुजरात के 2 लाख हेक्टेयर में भलिया वीट का कल्टीवेशन किया जाता है। तो भलिया वीट वैरायटी क्यों चर्चा कर रहे हैं? ताकि इंडिया से जो वीट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बूस्ट मिल सके। हालांकि इंडिया इस समय बूस्ट कर रहा है वीट एक्सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा वीट एक्सपोर्ट में 808% का ग्रोथ देखा गया है वैल्यू वाइज। तो 808% की ग्रोथ देखी गई है। ये अपने आप में ही काफी बेहतरीन डाटा है अपना। इंडिया, कुछ नई कंट्रीज हैं जिनको ज्वाइन किया है इंडिया ने एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन उनको वीट पिछले साल नहीं भेजा गया था और इस साल उनको भेजने की काफी ज्यादा संभावना है। 2020-21 के दौरान जो वीट का एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज के लिए 1.48 लाख टन होगा। तो जायज है कि इंडिया जो है 808% की ग्रोथ तो करेगा ही वीट एक्सपोर्ट में। तो भलिया वीट वैरायटी याद रखिएगा, आनंद यूनिवर्सिटी गुजरात, और हाई प्रोटीन रिच है। साथ ही साथ इसका टेस्ट जो है स्वीट है काफी ज्यादा, यानी मीठा है। और उसके अलावा रेनफेड एरिया में कल्टीवेशन किया जाता है। तो भलिया वीट वैरायटी अपने लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीआई टैग की बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि 10 वर्ष के लिए जीआई टैग मिलता है। जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के तहत कार्य करती है जीआई रजिस्ट्री। वही आपको 10 वर्ष के लिए आपका जीआई टैग देती है। रिन्यूएबल भी है। जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत मिलता है? तो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत मिलता है। अच्छा, ये जीआई एक्ट 1999 WTO के किस एग्रीमेंट के तहत पास किया गया था?
तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत पास किया गया था। तो ट्रिप्स का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 1995। तो ये भलिया विद वैरायटी हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप कि आपको याद ही हो गया होगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी की पहली कंपनी कौन बन गई है जिसने एक एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट किया है एयरबस के साथ H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट करने वाली गिफ्ट सिटी की पहली कंपनी बन गई है विमान। क्या नाम है? विमान। तो पहली बार मैंने इसका नाम सुना। विमान एक एयर सर्विस कंपनी है, तो गिफ्ट सिटी में इसका ऑफिस है। ये गिफ्ट सिटी की पहली कंपनी बन गई है जिसने एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट किया है एयरबस के साथ। और एयरबस आपको पता ही है एक यूरोपियन कंपनी है। खास बात यही है कि विमान एविएशन सर्विसेज, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है उसकी पहली कंपनी बन गई है जिसने एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स के लिए डील की है। ये डील जो होगी विमान की, ये फर्स्ट ड्राई लीज ट्रांजैक्शन होगा। ड्राई लीज मतलब, ड्राई लीज में ये होता है कि सिर्फ विमान का विमान ले लिया, क्रू मेंबर नहीं लिए, ट्रेनिंग नहीं लिए, ग्राउंड स्टाफ नहीं लिया, तो इसको कहते हैं ड्राई लीज। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। तो विमान और एयरबस दोनों में डील हुई है। विमान गिफ्ट सिटी की पहली एयर सर्विस कंपनी है जिन्होंने ऐसी डील की है, आपको याद रखना है। एयरबस एक यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनी है। 2019 में एयरबस ने बोइंग को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन मैन्युफैक्चरर बन गई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लीडेन, नेदरलैंड में। भले ही फ्रांस की कंपनी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपको पता ही है एक ओपन मार्केट है 27 कंट्रीज का। पहले 28 कंट्रीज थी, बाद में यूके बाहर हो गया। तो एयरबस उसी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसीलिए लीडेन में हेडक्वार्टर है, हालांकि फ्रेंच कंपनी है ये। गिफ्ट सिटी आपको पता ही है इंडिया की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी, IFSC। अच्छा, IFSC को रेगुलेट कौन करता है? IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। IFSCA, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? इंजीती श्रीनिवास। 3 वर्षों के लिए बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पर वेबिनार किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, इस पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ISA के साथ मिलकर विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 2 पैनल का डिस्कशन किया गया। पहले पैनल का थीम क्या था? विमेन लीडरशिप इन रिन्यूएबल्स। क्या था थीम? विमेन लीडरशिप इन रिन्यूएबल्स। तो पहले पैनल का थीम याद रखिएगा। फिर दूसरे पैनल का थीम था विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो बस आगे का याद रखिए, बाकी आपको पीछे का रटने की जरूरत नहीं है। तो ये वेबिनार था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ISA के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया। वेबिनार किस पर था? विमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये रखना है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इसका मेन पर्पज ये था कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो महिलाओं की पोजीशन है उसको लीडिंग पोजीशन पर लाया सके, यानी वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लीड करे, ऐसी पोजीशन पे महिलाओं को लाना। तो वेबिनार का नाम है रखिएगा, MNRE और ISA ने ऑर्गेनाइज किया। ये देख लीजिए आप, सितंबर 2021 में UN हाई लेवल डायलॉग होना है एनर्जी पर। तो इस रास्ते पे चलने की कोशिश इंडिया कर रहा है कि जब ये सितंबर 2021 में UN हाई लेवल डायलॉग हो एनर्जी पर, तो हम बोल सके कि हमने ये इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो ISA हो, चाहे ये वेबिनार हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हो 175 गीगावाट, कब तक? 2022 तक, जिसमें आपकी 100 गीगावाट क्या है? सोलर एनर्जी है। तो ISA की बात करें, COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, वहीं पर इंडिया और फ्रांस के द्वारा ISA की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। देखिए, पहले कहा गया था कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, इनके बीच में आने वाली जो 121 कंट्रीज हैं, सिर्फ वही ISA के मेंबर रहेंगी। बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया ISA में, और अब काफी ज्यादा मेंबर हो गए, 124 मेंबर हो गए हैं। हालांकि रेटिफाई कम ही लोगों ने किया है। ISA के DG कौन है? अजय माथुर, और ग्रीस इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि ISA फ्रेमवर्क के अमेंडमेंट के बाद पहली कंट्री कौन थी जिसने ISA को ज्वाइन किया था? तो डेनमार्क पहली कंट्री थी जिसने ISA को ज्वाइन किया था ISA फ्रेमवर्क अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि पहले फ्रेमवर्क में ये था ना कि 121 ही कंट्रीज की मेंबर बन सकती हैं। हालांकि अब पूरा UN इसका मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला डाटाबेस ओरल कैंसर जीनोम वेरिएंट्स पर हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने बनाया।
आप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ये डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी की एक संस्था है। ये कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ये वेस्ट बंगाल के कल्याणी में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के कल्याणी में है। उससे इंपॉर्टेंट ये है कि ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट्स का पहला डाटाबेस वर्ल्ड में किसने बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इसने वर्ल्ड का पहला डाटाबेस बनाया है ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट्स का, ओरल कैंसर के जीनोमिक वेरिएंट्स का। इसमें 24 मिलियन यानी लगभग 2.4 करोड़ लोगों के, 2.4 करोड़ लोगों के नहीं, सोमैटिक और जर्म लाइन वेरिएंट्स लिए गए। 2.4 मिलियन सोमैटिक और जर्म लाइन वेरिएंट्स लिए गए, इसी तो इसको डाटाबेस कहा जाता है। इस डाटाबेस का नाम क्या है? तो डीबी जेनवॉक। क्या नाम है? डीबी जेनवॉक। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं डीबी जेनवॉक ये क्या है? तो ओरल कैंसर के जीनोम वेरिएंट का वर्ल्ड का पहला डाटाबेस है। लगभग 100 इंडियन ओरल कैंसर पेशेंट से डाटाबेस लिया गया है। तो सिर्फ एक कैटलॉग टाइप का नहीं रहेगा आपका डीबी जेनवॉक, ये क्या करेगा? लोगों की रिसर्च में मदद करेगा और ओरल कैंसर को कैसे रोक सकते हैं आपको पता ही है, उसमें भी हेल्प करेगा। मोस्टली ओरल कैंसर होता क्यों है? तंबाकू की वजह से। आप जब भी मूवी देखने जाते होंगे तो स्टार्टिंग में एक तंबाकू का ऐड आ जाता है जागरूकता फैलाने के लिए, लेकिन लोग फिर भी मानते नहीं, तंबाकू तो खाते ही हैं। और गवर्नमेंट भी अजीब है, ओरल कैंसर को बता रही है कि तंबाकू खाने से होता है और तंबाकू बंद भी नहीं करती है। तो दो तरफा चरित्र जब गवर्नमेंट अपनाएगी तो लोग तो करेंगे ही। तो डीबी जेनवॉक याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला ओरल कैंसर के लिए जीनोमिक वेरिएंट्स का डाटाबेस है। किसने बनाया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरह कार्य करता है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, कल्याणी वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स का आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग किसने टॉप की है? तो न्यूज ऑन एयर, आप मोबाइल ऐप सर्च करिए न्यूज ऑन एयर का। मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप न्यूज ऑन एयर देखते हैं यानी विविध भारती देखते हैं, तो उसमें किस कंट्री ने टॉप किया है? एक्सेप्ट इंडिया, यानी इंडिया को छोड़ देते, क्योंकि इंडिया में तो टॉप करेंगे ही। इंडिया के अलावा कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा न्यूज ऑन एयर ऐप का यूज किया जाता है? तो यूएस में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है आपका फिजी और थर्ड है मेरे ख्याल से आपका ऑस्ट्रेलिया। देख लेते हैं, हाल ही में जो ऑल इंडिया रेडियो है उसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग जारी की है। इसमें बताया गया है न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप के थ्रू, मतलब सबसे ज्यादा मोबाइल ऐप कहाँ पॉपुलर है? तो यूएस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप, सेकंड नंबर पे फिजी आता है, थर्ड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, याद रखिएगा। तो ये तो कंट्री की बात होगी कि हमारा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप कहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि न्यूज ऑन एयर के द्वारा सबसे ज्यादा किसको देखा जाता है, क्योंकि 240 रेडियो सर्विस दी जाती है आपके ऑल इंडिया रेडियो मोबाइल ऐप पर, जो कि न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप है। इसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है विविध भारती। किसको देखा जाता है? विविध भारती। विविध भारती का आकाशवाणी केंद्र है। अब आप दिनेश घनश्याम से आज के समाचार सुनिए, ऐसा सुना है आपने? तो विविध भारती सबसे ज्यादा देखा जाता है। और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज 24/7 ये 6 प्लेस पे पहुंच गया। तो विविध भारती सबसे पहले पेज पे है। सेकंड नंबर पे आपका आता है एफएम गोल्ड। कौन आता है? एफएम गोल्ड। तो फर्स्ट रैंक याद रखिए, विविध भारती सबसे ज्यादा देखा जाता है, यानी स्ट्रीम किया जाने वाला चैनल है न्यूज ऑन एयर ऐप पे। और सबसे ज्यादा इंडिया को छोड़ के सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है न्यूज ऑन एयर ऐप? तो यूएस में देखा जाता है, सेकंड नंबर पे है फिजी। तो ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ इंडिया में तो नहीं, न्यूज ऑन एयर ऐप पे देखा जाता है 85 कंट्रीज में देखा जाता है, 85 कंट्रीज से भी ज्यादा। ये रैंकिंग जारी की है ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन 1957 से इसका ऑफिशियल नाम है आकाशवाणी। उसके पहले ऑल इंडिया रेडियो था, 1936 में स्थापना हुई थी, प्रसार भारती के तहत ये कार्य करता है। तो याद रखिएगा, रैंकिंग यूएस टॉप पे है और विविध भारती नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनसुख मांडव्य जी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट विद कॉपर पाइपिंग नेटवर्क किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर यूनिट विद कॉपर पाइपिंग नेटवर्क, इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। कहां पे? गुजरात के जो दीनदयाल पोर्ट है वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। 50 लाख की लागत से 20,000 लीटर ऑक्सीजन पर आवर जो है जनरेट करेगा। तो ये देख लीजिए, ये है आपका ऑक्सीजन यूनिट। इसको दीनदयाल पोर्ट यानी गुजरात में हाल ही में इनॉग्रेट किया है। किसने? मनसुख मांडव्य जी ने। मनसुख मांडव्य जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री। तो अगर आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेंगे तो कच्छ गुजरात में इसको इनॉग्रेट किया है मनसुख मांडव्य जी ने। 20,000 लीटर पर आवर का प्रोडक्शन करेगा ये।
ऑक्सीजन का। अच्छा, ये कॉपर पाइपिंग नेटवर्क क्यों नाम लिया गया? क्योंकि जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पाइपलाइन होती है वो येलो कलर की होती है। किस कलर की? येलो कलर की। और कॉपर का कलर भी येलो होता है। तो एक बार मैंने ख्याल से किसी एग्जाम में पूछा था कि ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन होती है हॉस्पिटल्स में वो किस कलर की होती है, तो चाहे वो वहां हो या कहीं भी हो, येलो कलर की ही होती है मोस्टली ऑक्सीजन की पाइपलाइन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल बेस्ड टेस्ट रिच फैसिलिटी को ARCI में सेटअप किया गया है। यानी ARCI कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो ARCI हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल टेस्ट रिच फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है, हाल ही में सेटअप की गई है। ये देख लीजिए, इंडिया एक ग्रोइंग सोलर इंडस्ट्री है और टेस्ट कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल टेस्ट रिच फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है हैदराबाद में। जो ARCI कैंपस है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल, वहीं पर ये टेस्ट रिच फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। अभी आपको पता ही है, वर्तमान में हम लोग चाइना और यूरोप से जो सोलर कंपोनेंट होते हैं उनका आयात करते हैं, लेकिन अब इंडिया में ही डेवलप किए जा रहे हैं, तो इनके लिए एक टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना शुरू हो गई है और रिसेंटली कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल टेस्ट रिच फैसिलिटी हैदराबाद में सेटअप की गई है। यहाँ पर क्या होगा, टेस्टिंग 50 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में काम करने वाले जितने भी आपके थर्मल कंपोनेंट होंगे उनका टेस्ट किया जाएगा। तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है। कई बार ऑपरेटर, मतलब कि आपको पता ही है कि हमारे सोलर पैनल होते हैं वो थर्मिक फ्लूइड बेस्ड लूप सिस्टम पर काम करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सर्किल बने रहते हैं, इनको जोड़ा जाता है ऐसे करके, तो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इनकी टेस्टिंग भी हाई टेम्परेचर पे की जाती है। उसी को देखते हुए एक टेस्टिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है, हाल ही में सेटअप की गई है ARCI कैंपस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EU ने ट्रीसाइक्लोजॉल जो कि एक फंगीसाइड है, इसकी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को कम कर दिया था। आपको बताना है ट्रीसाइक्लोजॉल ये किस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फंजीसाइड है, ये पैडी यानी राइस को कीड़ों से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, आप कोई पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो कितना ज्यादा रह जाना चाहिए किसी पौधे में या फिर उस वैरायटी के फूड ग्रेन में, वो डिफाइन किया जाता है EU द्वारा। तो कुछ समय पहले ही EU ने 1.0 पार्ट पर मिलियन से घटाकर इसको 0.01 कर दिया था। तो इतना करना तो पॉसिबल था, लेकिन इतना करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये ट्राइसाइक्लोजॉल बहुत चर्चा में है, फंजीसाइड है, पैडी को बचाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर और इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर में एक वेबिनार यानी वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है 7 जुलाई को। इस दौरान EU कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी पर डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ हमारी इंडिया ने कहा कि जो G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उनको ये बासमती राइस में ट्राइसाइक्लोजॉल की जो EU की मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है उस पर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे कि जस्टिसेबल नहीं है ये। EU आपको पता ही है, EU ने कुछ दिन पहले टारगेट सेट किया था कि 2030 तक जितना भी कल्टीवेशन होता है यूरोपियन यूनियन में उसका 25% ऑर्गेनिक फार्मिंग से लाएंगे। ये जो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बीच में मीटिंग हुई है उसका मेन टारगेट आपका ट्राइसाइक्लोजॉल ही था। हालांकि इंडिया ने कहा कि हम लोग कई सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं फार्मर्स के इनकम बढ़ाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10,000 करोड़ का था मेरे ख्याल से, ठीक है। साथ ही साथ 10,000 FPOs फार्मर प्रोड्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, ये सब करने के लिए इंडिया ने बताया कि हम लोग ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि फार्मर्स की इनकम डबल हो। साथ ही साथ इंडिया ने बताया कि जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है ट्राइसाइक्लोजॉल की राइस क्रॉप में, वो आप प्लीज उसको सही करिए, क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन को राइस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बासमती राइस। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ट्राइसाइक्लोजॉल की मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को 1 पार्ट पर मिलियन से घटाकर 0.01 पार्ट पर मिलियन कर दिया था दिसंबर 2017 में। तो सोचिए 1 पार्ट पर मिलियन और सीधे आप 100% इसको घटा देते हैं, तो 0.01 पार्ट पर मिलियन मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट आपने तय कर दी। तो इंडिया को तो नुकसान ही होगा इससे ना। तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट और ट्राइसाइक्लोजॉल याद रखिएगा राइस से रिलेटेड है और EU से रिलेटेड है। यहाँ आप मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट की परिभाषा पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको वैसे लेमन लैंग्वेज में बताया है कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट जो आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं उससे कुछ अंश लास्ट में फूड ग्रेड में कितना रह जाते हैं,
ये डिफाइन करता है मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा किस कंट्री के साथ पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एमओयू साइन किया गया था? तो पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एमओयू साइन किया गया था इंडिया और सिंगापुर के बीच में। देखिए 2018 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था एमओयू, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि वापस इंडिया और सिंगापुर ने आपस में मीटिंग की है। किस पर? ये देख लीजिए, पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो 2018 में इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। हाल ही में उस पर मीटिंग की गई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। बस इतने याद रखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछेंगे तो पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एमओयू 2018 में किसने साइन किया था? इंडिया एंड सिंगापुर में। बहुत ज़्यादा डीप पूछ लेंगे तो ये पूछ लेंगे कि कब साइन किया था। तो पीआईबी की इतनी ही न्यूज़ थी। नेक्स्ट टाइम से हम लोग कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ हो वो वापस रिपीटेशन ना हो पीआईबी में, ताकि पीआईबी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा और बढ़ सके। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड